सभी लोगों को मेरा जय भीम। आई ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू। आप में निहित महानता और मानवता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। और आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 8 मार्च का दिन है। तो आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मैं समस्त पीवीएसपी की समस्त महिलाओं को, पीवीएसपी के समस्त साथियों को और समस्त देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि महिला दिवस का दिन हमारे पीवीएसपी के लिए एक प्रेरणादायी दिवस है। क्योंकि आज हम बराबरी और समानता, इक्वलिटी और इक्विटी की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से महिला दिवस हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि बाबा साहब ने भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा जो संदेश देने का काम किया था, ये किसी से छपा नहीं है साथियों। और जहाँ तक आज मुझे वक्तव्य रखने के लिए जो आदेश हुआ है, दैट इज द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बहुजन मूवमेंट में, एजुकेशन ऑफ बहुजन मूवमेंट में आज का जो चल रहा है, तो आज का जो विषय है कंसेप्ट ऑफ संत रविदास, एजुकेशन कंसेप्ट ऑफ गुरु घासीदास एंड एजुकेशन कंसेप्ट ऑफ, क्या आवाज नहीं आ रही है? आ रही, आवाज आ रही है। हाँ, कंसेप्ट टू एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ ज्योतिबा फुले। ये तीन जो महापुरुष हैं, इन तीनों महापुरुषों की एजुकेशन फिलॉसफी पर आज हमको वक्तव्य रखना है। तो मैं साथियों को ये बात बताना चाहता हूं कि महापुरुषों का जो जीवन संघर्ष होता है, क्योंकि पुराने जमाने में, पुराने समय में हमारे लोगों को शिक्षा ग्रहण का जब अधिकार नहीं था, उस समय जब वो जो संघर्ष कर रहे थे, वही उनकी शिक्षा नीति थी, वही उनका शैक्षणिक दर्शन था। और उसी शैक्षणिक दर्शन में वो बहुत सारे संदेश देने का काम जो किया था, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी और बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है। तो तीनों जो महापुरुष हैं, संत रविदास, गुरु घासीदास और महात्मा ज्योतिबा फुले, तो मैं सबसे पहले गुरु रविदास पर अपना वक्तव्य रखना चाहूंगा। तो साथियों, गुरु रविदास एक ऐसे संत हुए हैं जिनको संत शिरोमणि की पदवी प्राप्त हुई है। संत तो बहुत हुए, लेकिन संतों में संत, संत शिरोमणि गुरु रविदास उनको कहा जाता है। उन्होंने जीवन भर हमारे लोगों को जो संदेश देने का काम किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब वो गायकी के तौर पर लोगों को जीवन में शिक्षा से, समानता से और मानवता के जो संदेश दिया करते थे, जे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और समाज के लोगों को इस संदेश से वो अपनी बात को बताया करते थे। लेकिन ये समय ही कुछ और था कि जब जब गुरु संत रविदास अपना जब प्रबोधन किया करते थे, इसका उस समय मनुवादी ताकतें या कहिए ब्राह्मणी ताकतें उनका विरोध किया करते थे। और उनके विरोध से उनका हमेशा उनके खिलाफ षड्यंत्र तैयार करते रहते थे। इन षड्यंत्रों से उनकी जब उनकी संत रविदास की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो सिकंदर लोदी के साम्राज्य में उनको बहुत मान्यता प्राप्त थी। तो उस समय तो उनकी बहुत ज्यादा चल नहीं रही थी, क्योंकि सिकंदर लोदी तो उनका बहुत ज्यादा फैन बने हुए थे। तो उन्होंने देखा कि इस संत रविदास को इसके इतिहास को और इसके वाणी को कैसे हम इसको विराम लगाया जाए। तो उन्होंने अपने षड्यंत्र के तहत ये बात चित्तौड़ के राजा को बताई। और चित्तौड़ के राजा का भी सिकंदर लोदी से उनकी ताकत नहीं थी कि वो वहां जाकर के टक्कर ले पाए और उनको जाकर के कुछ भी कह पाए, अन्याय मूलक बात नहीं कर सकते थे। इन सब चीजों को देख करके वहां जब इस बात पर चिंतन और मंथन हुआ और देखा उन्होंने कि भाई ये जो काम जो कर रहा है, ये समाज के अहित में काम कर रहा है, ये बात मनुवादियों ने बताने का काम किया। लेकिन साथियों, बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति तब पैदा हुई जब संत रविदास के खिलाफ पूरा एक मूव तैयार हुआ और उनके खिलाफ षड्यंत्र तैयार किए गए और उनको जो है जान से मारने तक का
षड्यंत्र तैयार किया गया। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि अम्बेडकरवादी जो षड्यंत्र वार्तालाप होता है, उसमें भी अगर आप देखेंगे कि संत रविदास बाबा संत रविदास के जीवन में जो प्रेरणादायी सूत्र हुआ करते थे, उन सूत्रों के तहत उन्होंने षड्यंत्र तैयार किए और संत रविदास के खिलाफ उनको मारने का षड्यंत्र तैयार किया। लेकिन उनके जो रैदास पंथी लोग थे, वो बहुत समझदार लोग थे। वो उनकी रक्षा क्या करते थे, संत रविदास की, जो संत रैदास पंथी कहलाते थे, वो उनकी रक्षा करते। जैसे बामसेब में जो वॉलंटियर फोर्स के लोग हैं ना, वो लोग बाबा साहब मिशन की रक्षा करते हैं, और बाबा साहब के जमाने में समता सैनिक दल रक्षा क्या करता था। ऐसे ही संत रविदास की रक्षा रैदास पंथी किया करते थे, तो वो रैदास पंथी कहलाते थे। तो सिकंदर लोधी जब सिकंदर लोधी के शासनकाल में जब उनकी हत्या ब्राह्मणवादी लोग नहीं कर पाए, तो उन्होंने राजा को, चित्तौड़ के राजा को संदेश भिजवाया कि एक शूद्र जो है वो शिक्षा देने का काम कर रहा है, संदेश देने का काम कर रहा है, और लोगों को ज्ञान प्रदान करने का काम कर रहा है, वो जाति से शूद्र है, इसका जो है ये खत्म करना चाहिए। जब ये बात राजा को जब पता चली, तो राजा ने उनके खत्म करने के लिए, उनके खिलाफ जो षड्यंत्र तैयार करने के लिए अपनी पालकी लेकर के वहां बनारस भेजने का काम किया। जब बनारस में उनकी पालकी पहुंची और ये संदेश जब संत रविदास को मिला जाकर के कि राजा साहब खुद मिलने आए हैं, तो उन्होंने जाकर के उनसे संपर्क स्थापित किया। उन्होंने कहा कि आप हमारी जो दो रानियां हैं, झीलाबाई और वो मीराबाई, झालीबाई मीराबाई, ये दोनों आपकी बड़ी मुरीद हैं और ये आपका प्रवचन सुनना चाहती हैं, और आप जो है बनारस चलिए। तो संत रविदास ने कहा कि भाई हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम राज पालकी में जाएं। आप वहां पहुंचिए और हम जो है अपने समय से विचरण करते हुए और रास्ता मार्ग चलते हुए संदेश देते हुए अपने पहुंच जाएंगे। जब चित्तौड़ के किले में पहुंचे, तो षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या वहां साथियों कर दी गई। और उनकी हत्या के बाद जब बहुत शोक संतप्त लोग जब इस बात के लिए तैयार हुए, तो एक यहाँ सबसे समझने वाली बात यह है कि यहाँ भी देखिए षड्यंत्र के तहत उनको मारा गया। ब्राह्मणवादियों ने नैतिक दबाव डाला कि जिस प्रकार बाबा साहब को मनुवादी जालों में फंसा करके बेईमानी की कोशिश की गई, और उस समय जो है गांधी को यरवदा जेल के कारागार में अमानवीय आमरण अनशन के तहत उन पर पूना पैक्ट का दबाव डाला गया, और पूना पैक्ट का दबाव डाल करके उनकी हत्या वहां, उनके जो मिशन को और मूवमेंट को खत्म करने का जो काम किया गया, ये बाबा साहब ने खुद इस बात के लिए एक्सेप्ट किया कि जो है पूना पैक्ट सही नहीं है, पूना पैक्ट को खत्म कर देना चाहिए। ये बात जिस प्रकार ये षड्यंत्र के तहत उनको खत्म किया गया, ऐसे बाबा साहब के मिशन को भी खत्म करने का काम किया गया। साथियों, ये बहुत हमारे लिए आवश्यक है कि हम इन चीजों को जानें। संत रविदास का जो जीवन काल है वो टोटल 151 वर्ष का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, और हमारा जो बहुजन ग्रंथ है उससे पता चलता है कि 151 वर्ष का उनका जीवन काल था, और अंत में उनको जो है वहीं पर ही उनकी हत्या कर दी गई। और उसमें जो एक सेंटेंस ये उससे निकल के आता है से 1584 मई भाई चित्तौड़ में ये सेंटेंस उनकी हत्या को, और जो ये आवाज भी हो रही है, हाँ, उनकी हत्या को ये संदेश देने का काम करता है। साथियों, मैं इसके आगे जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनके जीवन से संघर्ष हमको मिला, संघर्ष सीखने के लिए जो मिला, उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जीवन में संघर्ष संदेश देने का काम हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अविद्या अहित कीन, संत रविदास की वाणी में अविद्या अहित कीन, यानी कि विद्या ने अहित किया, विद्या से अहित हुआ, ताते विवेक दीप मलिन। अगर इस सेंटेंस को समझा जाए तो दीप क्या है? दीप जो है वो थिंकिंग है, सोच विचार करने की चिंतन कौशल है, कि उससे जो है दीप मलिन, जो जलने वाला दीपक है, वो सोच विचार करने की शिक्षा छीनने से जो जलने वाला दीपक है वो समाप्त किया गया।
यानी कि मन की भावना का जो दीपक था, उस दीपक से इसको खत्म किया गया। ये संत रविदास की वाणी है सर। ताद कहते हैं, जात जात में जात है ज्यों केलन में पात, और रविदास ता मानुष जुड़ सके सोलो जात न जात। देखिए कितना बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया है कि जात में जात और जैसे केलों की पात, मतलब एक एक जात में जात और गुणों में गुण, और इस तरह मिलाकर के जो है लोगों को बांटने का काम किया। संत संतोष अरु सदाचार जीवन को आभार। देखिए उन्होंने जाति पर संदेश दिया, शिक्षा पर संदेश दिया, और उन्होंने संतोष और सदाचार जीवन को आधार। रविदास भय नर देवता जिन त्यागे पंच विकार। यह मानवतावादी संदेश देने का काम कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा सोच विचार करने पर दे रहे हैं, समाज की जो गैर बरादरी बराबरी है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं, और एक मानवता का संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये जो मानवता संदेश देने का काम कर रहे हैं, इसके आगे वो कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अंग अन्न, छोटा बड़ा सब सबे बसे रविदास रहे प्रसन्न। कितनी बड़ी बात संत रविदास कहते हैं। संत रविदास कहते हैं कि ऐसा राज में चाहता हूं जहां सभी को अन्न मिले, और छोटा बड़ा सभी सब मिले, सभी बराबर से रहें। रविदास रहे प्रसन्न, रविदास अपने आप में प्रसन्न रहे। बेगमपुरा सौर को नाव दुख अंदेशा नहीं त्यों ठाव, कहे रविदास खलास चमारा सो हम शहरी सो मीत हमारा। देखिए अब मैं ये जो संदेश देने का काम जो किया है संत रविदास की वाणी में और संत रविदास के विचारों से, अब इसको मैं दूसरे रूप में समझने की कोशिश करूंगा साथियों, कि संत रविदास के जीवन में कुछ बातें और भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। वो बातें क्या हैं मैं बताना चाहूंगा कि संत रविदास पराधीन को पाप है जान लेउरे मीत, पराधीन पाप है जान लेउरे मीत, रविदास पराधीन सो कौन करे रे प्रीत। ये जो सेंटेंस बोला है इसके पीछे दूसरे पर निर्भरता, यानी कि दूसरे का भार बनने का संदेश संत रविदास इसमें देने का काम कर रहे हैं। और देखिए पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन रविदास पराधीन को सब समझत है दीन, गुलामी पर दिया विचार। पराधीन यानी कि अपने पर इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पर खड़े होने का, आत्मनिर्भर होने का, ये संदेश देने का काम इसमें जो है हमारे संत रविदास जी कर रहे हैं। जो दिसे सो सकल विनाशा, अनदेखी सो नहीं विश्वासा। सोच विचार करने का विचार, जो हम सामने देख रहे हैं वही सच्चाई है, और जो वही सच्चाई है, और वो सच्चाई वह भी है जो हम अनुभूति पर आधार पर प्राप्त कर रहे हैं, जो हम अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। रविदास सुख कहूं बसन को, एक सुख स्वराज यहीं दूसरा मरगट को, यानी कि संपूर्ण समाज को स्वराज यानी कि सामाजिक आजादी और जात से आजादी से देने का संकल्प भी संदेश भी देने का काम कर रहे हैं साथियों। अब ज्योतिबा फुले की जो विचारधारा जो विचारधारा है कि लॉ, सॉरी एक सेकेंड मैं अभी बताता हूं, कि चैलेंज द कंसेप्ट लीड टू इनोवेशन एंड रिसॉल्व टू क्रिएटिविटी। ज्योतिबा फुले का जो शैक्षणिक दर्शन है, उस दर्शन के आधार पर अगर हम संत रविदास के दर्शन को मिलाने का काम करते हैं तो क्या है चैलेंज द कंसेप्ट, कि अगर हम चुनौती को स्वीकार करने का काम अगर करते हैं तो ये जीवन भर संत रविदास ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने लीड टू इनोवेशन खोजने का काम भी किया साथियों, और रिसॉल्व टू क्रिएटिविटी, और जो है सृजनता को जन्म देने का काम किया। अगर जो क्या नाम हमारे संत रविदास के जीवन में क्रिएटिविटी नहीं होती, कंसेप्ट अगर जो है इनोवेशन नहीं होता, और उनके जीवन में चैलेंज द कंसेप्ट नहीं होता, तो शायद आज हम संत रविदास को नहीं पढ़ रहे होते। ज्योतिबा फुले की शिक्षा से कि सोच विचार करने की शिक्षा के साथ
और पूरे जीवन में उन्होंने भावशुद्धि शिक्षा से लेकर के इमोशनल एजुकेशन तक को जोड़ने का काम जो किया, तो वो सब चीजें को यहाँ जोड़ना इसलिए अनिवार्य है कि हम जो है ज्योतिबा फुले की जो भविष्य की शिक्षा थी और भविष्य की शिक्षा से ही संत रविदास की शिक्षा थी, तो अगर इसी चीज से हम जोड़कर देखते हैं तो संत रविदास का जीवन हमारे लिए बहुत अनिवार्य है और हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है और हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। तो हम जो है संत रविदास को अपना आदर्श मानते हैं और संत रविदास को आदर्श मान करके उनके संदेश को आगे पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। तो ऐसे संत रविदास को मैं नमन करता हूं, मैं वंदन करता हूं और संदेश आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि संत रविदास के जीवन से हमको प्रेरणादायी संदेश लेने का काम करके और आगे देने का काम हमको करना चाहिए साथियों। आगे में जो आगे हमारे अगले महापुरुष हैं वो हैं गुरु घासीदास। गुरु घासीदास एक ऐसे संत हैं, ऐसे गुरु हैं जिनके बारे में छत्तीसगढ़ के लोगों को तो बहुत अच्छी जानकारी है, छत्तीसगढ़ के साथियों को तो बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन हम लोगों को वास्तव में पीबीएसपी ज्वाइन करने से पहले हमको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमने इनका नाम तो सुना था, हमने इनके बारे में कभी जाना नहीं और हमें कभी जानकारी मिली भी नहीं। लेकिन जब हम पीबीएसपी से जुड़े तब घासीदास जी का हमने नाम सुना और हमें समझ में आया कि गुरु घासीदास हमारे लिए कितने लाभदायक और कितने, क्योंकि गुरु घासीदास ने समान शिक्षा, समान सामाजिक समानता और स्वास्थ्य का आंदोलन छत्तीसगढ़ में चलाया। और चूंकि वो छत्तीसगढ़ के थे तो क्षेत्रीय भाषा का ही ज्ञान था उनको और बाहर की भाषा का ज्ञान नहीं था। साथियों, उन्होंने कहा कि मन से एक समान, यानी कि मानव मानव एक समान, मैन टू मैन इक्वलिटी, मन से एक समान का उन्होंने जब आंदोलन चलाया तो उस आंदोलन में उन्होंने शिक्षा और आर्थिक समानता, सामाजिक समानता देने का संदेश उन्होंने जब दिया, इसका उन्होंने दिया नहीं साथियों, इसका उन्होंने आंदोलन चलाया कि सभी को शिक्षा समाज में बराबरी की मिलनी चाहिए, सभी को शिक्षा समाज में बराबरी की मिलनी चाहिए। उसके लिए उनको किसी ने बताया कि अंग्रेजों का हेडक्वार्टर नागपुर में है, तो रायपुर के पास से नागपुर जो है वो 300 किलोमीटर दूर है। साथियों, वो समान शिक्षा की आवाज को लेकर के वो रायपुर छत्तीसगढ़ से 6 महीने की पैदल यात्रा करते हुए वो नागपुर पहुंचे और वो 6 महीने की जो यात्रा थी उसमें वो गांव में और कबीलों में ये संदेश देने का काम किया कि मन से एक समान और सभी को शिक्षा भी समान होनी चाहिए। ये जन जागृति करते हुए जब वो नागपुर में अंग्रेजों के दरबार में पहुंचे तो वहां बताया जाकर के कि मैं छत्तीसगढ़ से घासीदास। अंग्रेजों ने कहा, भाई आप किस बात के लिए यहाँ पे आए हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं समान शिक्षा की बात के लिए आया हूं और सब लोगों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। अंग्रेजों को बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा शिक्षा तो बराबर सबको मिलनी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि 28/12/1820 को शिक्षा का समान अधिकार अंग्रेजों से वार्तालाप करके गुरु घासीदास जी ने बहुजन समाज को दिलवाने का काम किया। जब ये समान अधिकार उनको दिलवाने का काम किया, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड मैकाले की जब शिक्षा पद्धति लागू जब हुई तो उन्होंने जो है पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलने का काम हुआ। लॉर्ड मैकाले द्वारा वो दूर दूर दराज क्षेत्रों में स्कूल, जिससे हमारे बहुजन समाज को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हुआ, हमारा शिक्षा समाज पढ़ सका। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो 28/12/1820 को जब उन्हें अधिकार मिला तो उसके बाद ही 1848 में या उसके इसी टाइम के आसपास हमारे जो महात्मा ज्योतिबा फुले को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी शिक्षा ग्रहण अधिकार मिला। इसकी प्रारंभिक जो
मूवमेंट था, उस मूवमेंट को चलाने वाले गुरु घासीदास थे, जो छत्तीसगढ़ से थे, और उनके इस आंदोलन से ही उनके उसी आंदोलन को उनके ऊपर किताबें लिखने वाले हीरालाल शास्त्री ने। आवाज कम हो रही है सर, डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, ये स्पीकर इज नॉट वर्किंग करके कुछ आ रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ सर। शिक्षा आ रही है सर अब आवाज? ठीक है जी सर, आ रही है सर आवाज अब? ठीक है। यस सर, आ रही है। नहीं आ रही? ओके, नहीं आ रही है सर, ओके है अभी, ठीक है अभी आवाज ओके है सर, आप स्टार्ट करिए। फोटो नहीं आ रहा, क्या हो गया? हाँ अब अरे सब ठीक है। जी जी, है बिल्कुल सर, बिल्कुल वीडियो सही है सर। तो साथियों, उन्होंने आकर के जब यहाँ पर अपना आंदोलन को जब आगे बढ़ाया, तो ये शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हमारे महात्मा ज्योतिबा राव फुले को मिला, बाबा साहब को मिला। तो इसे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शिक्षा का जो जनक है वो गुरु घासीदास हैं। लेकिन गुरु घासीदास जब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि उन्होंने वहां पर गुरु घासीदास जी ने अपने बेटे को 1850 में, जिसका नाम बालक दास था, वो राजा बनाया, और राजा बना करके उसको हाथी और तलवार प्रतीक बनाया। और उन्होंने ये अंग्रेजों को बताने का काम किया कि राजा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसकी सवारी हाथी की हो और हाथ में तलवार होनी चाहिए। ये काम जब उन्होंने किया, तो एक बात और जानकारी में इसकी मेरे को ग्रहण करने से जो मिला है वो ये कि 26/11/1949 को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान जब प्रदान किया गया, वो संविधान उस दिन लागू नहीं किया गया। जे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ये 2 महीने का जो समय है वो बाबा साहब गुरु बालक दास और गुरु घासीदास को सम्मान देना चाहते थे। ये इतिहास में साइलेंट फीचर है, ये साइलेंट फीचर है। उनके सम्मान के कारण ये संविधान जो है 2 महीने बाद लागू हुआ। तो इस प्रकार गुरु घासीदास का शिक्षा के क्षेत्र में और समानता के क्षेत्र में एक चीज और महत्वपूर्ण है कि हमारे लोगों को उन्होंने समानता के लिए 365 गांवों में छत्तीसगढ़ के 365 गांवों में हमारे बहुजन समाज को जमीन का पट्टा लीज कराने का काम किया गया 1840 में। 1840 में एक अध्यादेश पास करवाया अंग्रेजों से, और उन्होंने एक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार और दूसरा हमारे समाज के लोगों को जमीन के पट्टा दिलाने का काम किया। ये जो आंदोलन था उनका मन से एक समान, यानी कि मानव एक समान, ये उनका बहुत बड़ा काम था। और ये अगर काम को देखा जाए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति का काम किया है। इससे हमको सीख मिलती है कि शिक्षा, सोच विचार करने की शिक्षा के जनक के साथ साथ लोगों को उनके अधिकारों को दिलाने का काम भी उन्होंने संघर्ष को किया। अब अगर इन्हीं बातों को हम लीड टू इनोवेशन और ज्योतिबा फुले के उस कंसेप्ट से अगर जोड़ने का काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि चैलेंज द कंसेप्ट, लीड टू इनोवेशन, रिसॉल्व टू क्रिएटिविटी, ये तीनों चीजें घासीदास की इस कंसेप्ट में मिलती हैं साथियों। उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया, क्योंकि 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा और संदेश को बीच में दे करके और वहां तक ये इस कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचना कि मेरी बात अंग्रेज जरूर सुनेंगे और उसको लागू करेंगे। देखिए, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और लीड टू इनोवेशन, और उसको जो है संभावनाओं के गर्भ में ले जा करके रिसॉल्व टू क्रिएटिविटी, अपनी समस्या को समाधान तक पहुंचाने का काम किया। ये जो प्रेरणा हमको मिलती है, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं, चाहे संत रविदास का शैक्षणिक ज्ञान हो, चाहे घासीदास का शैक्षणिक ज्ञान हो, ये महात्मा ज्योतिबा राव फुले के विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, उससे सीधा ये कंसेप्ट करता है साथियों। ये उससे कनेक्ट करती हैं साथियों, क्योंकि ये दोनों ही महापुरुषों की जो शैक्षणिक जीवन यात्रा है या समाज को दृष्टिकोण देने का जो मामला है, वो बहुत संघर्ष भरा हुआ है। इसलिए
पीबीएसपी द्वारा इन दोनों महापुरुषों के शैक्षणिक और संघर्ष यात्रा पर प्रकाश डालने का आज जो काम किया गया, ये बहुत जरूरी था। साथियों, इन सब के साथ अब मैं ज्योतिबाराव फुले के शिक्षा दर्शन पर अपना प्रकाश रखना चाहता हूं, क्योंकि ज्योतिबाराव फुले का जो शिक्षा दर्शन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है और वो हमें एक नई प्रेरणा साथियों देता है। क्योंकि आधुनिक युग में इस सोच विचार की विद्या को, आधुनिक युग में इस सोच विचार करने की विद्या को सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबाराव फुले ने सर्वप्रथम बहुजन समाज के लिए निषेध शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की। जैसा कि हम लोगों को अब तक ये जानकारी है कि सोच शिक्षा का अधिकार जो है हमको ज्योतिबाराव फुले से मिला, और सोच विचार करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है जनक जो है ज्योतिबाराव फुले हैं। इससे पहले जो बाबा घासीदास रहे, जिनका संघर्ष भी आपको जानकारी मिली है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जागृति बस समझदारी बनाने के लिए बनाने की किसान का कोड़ा नाम की किताब, किसान की कोड़ा नाम की किताब जो 1886 में इसको उद्धृत किया गया, लेकिन इसका प्रकाशन उनके देहावसान के बाद 1905 में हुआ। साथी, ये किसान की कोड़ा में एक सूक्ति इनकी संदर्भित है जो बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, जे है विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खचले। इतने अर्थ एक विद्या के अभाव में हुए। इसको मैं बाइफरकेट करके थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा साथियों, जितना मैं समझ पाया हूं कि शिक्षा के नकारने से, जो इनका सेंटेंस है कि विद्या बिना मति गेले, विद्या के बिना जो आमतौर से जो लोग जो बहुजन समाज के सोशल वर्कर हैं या जो अपना बात रखते हैं, तो वो कहते ये हैं कि विद्या बिना मति गई, यानी कि हमारी बुद्धि चली गई। लेकिन पीबीएसपी का स्टूडेंट या पीबीएसपी का कोई व्यक्ति इतनी साधारण तरीके से शब्द को नहीं लेगा, और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको ये बात बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू थिंक, वी हैव लॉस्ट एबिलिटी टू थिंक इन द डिनायल ऑफ द एजुकेशन। शिक्षा के नकारने से अनवांछिकी शिक्षा का जो अनवांछिकी शिक्षा, सोच विचार करने की शिक्षा, वो चली गई। इसको समझने के लिए हम ऐतिहासिक उदाहरण भी देना पसंद करेंगे साथियों, कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या के बाद शिक्षा को बलात् प्रभाव से छीना जाना से और जबरिया शिक्षा को बंद कर देने से हमारे सोचने समझने की क्षमता व भावशुद्धि क्षमता को नष्ट किया। क्योंकि ये बात आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या के बाद जो हमसे 3 अधिकार छीने गए थे, एक तो सोच विचार, एक तो शिक्षा का अधिकार, एक संपत्ति रखने का अधिकार, एक आत्मरक्षा का अधिकार पहले आता है, आत्मरक्षा का अधिकार, फिर जो है शिक्षा का अधिकार, और फिर संपत्ति का अधिकार। तो जो हमसे शिक्षा का अधिकार छीना गया था और आत्मरक्षा का अधिकार छीना, वो बलात् हमसे शिक्षा का अधिकार छीना गया था। वो शिक्षा ये नहीं थी कोई किताबी ज्ञान की शिक्षा हो साथियों, वो थी सोच विचार करने की शिक्षा, थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम, जो मौर्य साम्राज्य से सोच विचार करने वाला चला आ रहा था। तो विद्या बिना मति गेले का मतलब है कि शिक्षा के नकारने से अनविच्छिकी शिक्षा और भावशुद्धि शिक्षा, दोनों शिक्षाएं हमसे नष्ट की गई, हमसे छीनी गई। We have lost our ability to think and develop emotional intelligence in the denial of education or the moral force ignorance। यानी कि हमसे जो सोच विचार करने की शिक्षा थी और इमोशनल इंटेलिजेंस शिक्षा थी, ये दोनों शिक्षाएं हमसे छीन ली गई। ये विद्या बिना मति गई का मतलब ये है साथियों। मति बिना नीति गेले, नीति का मतलब, मति का हमने बताया आपको, सोच विचार करने की शिक्षा और भावशुद्धि शिक्षा, इन दोनों शिक्षाओं के छीन लेने से हमारी जो है नीतिगत शिक्षा चलेगी। नीतिगत शिक्षा क्या थी? वी आर द रूलर ऑफ द इंडिया। हम लोग
भारत के शासक कौम के लोग थे। विचार की क्षमता और भावसदी शिक्षा के कारण हमारी साधुता व नीतिमत्ता चली गई। साधुता और नीतिमत्ता से मतलब है यहाँ पर वी आर द रूलर ऑफ द इंडिया, यानी शासन करने की नीति के हम मास्टर लोग थे। सम्राट अशोक से उठाते हैं और 10वें शासक बृहद्रथ तक जो 10 शासक रहे हैं, उनकी नीतियों का जब अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि हम शासन करने में एक मास्टर लोग थे। तो जब शासक करता कौम का सोच विचार करने को छीन लेने से और आत्मरक्षा का अधिकार छीन लेने से, साथियों, वो जो है वो सोच विचार जो शासन करने की जो नीति थी, वो नीति हमसे छीन ली गई। शिक्षा छीनने से ये नहीं हुआ कि सोच अकेली एजुकेशन छीन लिया, एजुकेशन नहीं, उन्होंने इंटेलिजेंस, थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ के बाद अगला जो काम हुआ हमारे साथ, वो हमारी शासन करने की नीति हमसे छीन ली गई। और वी हैव लॉस्ट आवर प्रोसेस ऑफ सेल्फ ignorance in denial of ability to think and develop emotional intelligence। सोच विचार और भावशुद्धि बुद्धिमत्ता नष्ट करने से हमारी जो शासन करने की क्षमता और नीति निर्धारित करने की क्षमता और जो शासन चलाने की क्षमता थी, वो हमारी नष्ट कर दी गई। ये शिक्षा के छीनने से हमारे साथ हुआ। अब आगे क्या हुआ? जब नीति बिना गति गेले, शासन करने की नीति को छिन जाने से, शासन करने के निर्णय लेने की क्षमता को छिन जाने से क्या हुआ? लोक नीति क्षमता और शासन करने की क्षमता खत्म होने के कारण हमारी प्रगतिशीलता और समृद्धशीलता, डायनेमिज्म ऑफ द लाइफ, डायनेमिज्म ऑफ द लाइफ, वी हैव लॉस्ट आवर प्रोसेस ऑफ डायनेमिज्म, सोशल इंटेलिजेंस इन एब्सेंस ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस। जो हमारी शासन करने की नीति और हमारी निर्णय लेने की नीति थी, वो भी नीति उसके साथ हमारी चली गई। तो हमारे जीवन में क्या? शिक्षा गई, शासन करने की नीति गई, और जो हम कभी डेवलपमेंट कर सकते थे वो भी हमारा चला गया। कितना अमंगल हुआ एक विद्या के छिन जाने के कारण। How several injured the humanity by the conspiracy of the denial of the education। एक विद्या नष्ट करने से मानवता और इंसानियत को जानबूझ करके नष्ट किया गया। साथ ये जो कंसेप्ट है, ये शिक्षा से। अब गति बिना वित्त गेले, यूं तो हम लोग जानते भी हैं कि बृहद्रथ की हत्या के बाद हमसे आत्मरक्षा का अधिकार छीना गया, शिक्षा का अधिकार छीना गया और संपत्ति का अधिकार छीना गया। तो संपत्ति में क्या? वित्त। लेकिन वित्त उसके साथ नहीं, ये वित्त जो है गतिशीलता और शासन की नीति और सोच विचार करने की क्षमता, तीनों के साथ तदुपरांत हमारी प्रगतिशीलता यानी कि डायनेमिज्म ऑफ द लाइफ और समृद्धशीलता नष्ट हो जाने से हम शूद्रों को वित्त व्यवस्था भी हमेशा हमेशा के लिए हमसे छिन गई। हम कभी जब प्रगतिशीलता और डायनेमिज्म एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ द लाइफ डेवलपमेंट का जब सिस्टम मेरे दिमाग से चला जाएगा, तो हम कभी भी उसको, इस चीज को नहीं, धन को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। और वैसे तो 3 अधिकार जो छीने गए थे, वो धन, संपत्ति का अधिकार छीना गया था। यूं तो एक साधारण आदमी समझ सकता है, लेकिन पीबीएसपी का स्टूडेंट होने के नाते इसको दूसरे रूप में समझने का काम करेगा कि हमारी समृद्धशीलता और शासन की नीति के साथ साथ हमारा डायनेमिज्म ऑफ द लाइफ, ये भी हमसे हमारा छीन लिया गया। वी हैव लॉस्ट आवर फाइनेंस सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ डायनेमिज्म, यानी कि संपत्ति का अधिकार छीने जाने के साथ हम प्रगतिशीलता और समृद्धशीलता को भी बलात् नष्ट किया गया, हमारा बिल्कुल जड़ से छीन लिया गया। साथियों, ये विद्या बिना सूत्र खचिले। इस प्रकार एक वित्त व्यवस्था के नष्ट कर हो जाने से अथवा जबरिया नष्ट किए जाने से हम शूद्रों का, या यूं कहिए बहुजन समाज का भयानक अंधे पतन हुआ, और इतना अनर्थ एक विद्या के कारण हुआ। शूद्राज ऑब्लिक बहुजन्स हैव
downgradedness and downfall was caused in the absence of the finance system. एक जो है इसके कारण ये सारा सिस्टम हमारा जो है वो गिरता चला गया और शूद्रों का सर्वनाश होता चला गया। इतने अनर्थ एका विद्येन अकेले, इतने अनर्थ एके विद्येन अकेले हम शूद्रों अथवा संपूर्ण बहुजन समाज का अधः पतन ऑब्लिक सत्यानाश ऑब्लिक केवल अज्ञानता, मूर्खता, अनजाने के कारण, इस शिक्षा का अधिकार छीने के कारण हुआ। ऑल दिस ग्रेडेडनेस वर कॉज्ड ओनली बाय द कॉस्ट इग्नोरेंस और बाय द डिनायल ऑफ एजुकेशन और फोर्स इग्नोरेंस। तो ये जो सारा जो अनर्थ नुकसान हुआ ये हमारे टोटल एक शिक्षा के और इमोशनल इंटेलिजेंस एजुकेशन के छिन जाने के कारण ये जो है महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा का जो भाव है, शिक्षा की जो इंटरनल वैल्यू है, इसको हमको समझना ये पीबीएसपी के लोगों के लिए ये हमारे जो गाइडलाइन है उनका बहुत बड़ा एहसानमंद है। हम लोग MKSOT के उन्होंने हमको इस कंसेप्ट को नए तरीके से समझाने का काम किया साथियों, क्योंकि जब हम ज्योतिबा राव फुले के इस शैक्षणिक दर्शन का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके जब हम निचोड़ निकालते हैं तो हमें इसमें से 3 चीजें निकल करके आती हैं साथियों। नंबर 1, चैलेंज द कंसेप्ट, लीड टू इनोवेशन एंड रिसॉल्व टू क्रिएटिविटी, यानी कि चुनौतियों को स्वीकार करना और संभावनाओं को आगे बढ़ाना और रिसॉल्व टू और जो आपकी क्रिएटिविटी है उसका जो है समाधान करना। ये तीनों चीजों का जो निचोड़ इससे निकल करके आता है और ये तीनों चीजों को अगर हम अध्ययन करके देखते हैं साथियों तो ये गुरु घासीदास के शैक्षणिक दर्शन में भी आता है, क्योंकि 300 किलोमीटर की 6 माह में पैदल यात्रा करके और लोगों को संदेश देते हुए अंग्रेजों के सामने निर्भीकता से अपनी बात कहना और उसको लागू करवाना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। यही चीज का अगर हम दर्शन करके देखते हैं संत रविदास के जीवन काल में तो उन्होंने भी अपने जीवन में ये शैक्षणिक अपना जो संदेश देने का काम किया, वो चुनौती भरे समाज में, वो उस समय राणा चित्तौड़ के राजा के और ब्राह्मणवादी ताकतों के दुश्मन बन करके और उनके जो दासियां थी, उनकी जो रानियां थी, उन तक को मुरीद बना करके, ये सब क्या था? ये उनका एक चुनौती भरा संकल्प था। उनके जो जीवन की निर्भीकता थी, उनकी जो क्रिएटिविटी एंड पॉसिबिलिटी का जो कंसेप्ट अगर देखने को मिलता है तो उससे हमको पता चलता है कि इन महापुरुषों में कितनी समानता है, इन महापुरुषों के जीवन दर्शन में कितनी समानता है, कितना ये आगे बढ़ने का काम करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, इट इज पॉसिबल टू ट्रेन द माइंड इन व्हाटएवर डायरेक्शन वन चूजेस। इसके साथ इट इज पॉसिबल टू ट्रेन द माइंड इन व्हाटएवर डायरेक्शन वन चूजन। बाबा साहब ने कहा है, इट इज पॉसिबल टू ट्रेन द माइंड, ये संभव है कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल ट्रेंड करें और उसे जो है चालू करें, व्हाट एवर डायरेक्शन इन चूजन। एक बार अगर आप जो रास्ता चुन लें, राम राज लाना चाहते हैं, राम चाहिए या अम्बेडकर होना चाहिए। साथियों मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो ज्योतिबा राव फुले का जो कंसेप्ट है उससे जो निचोड़ निकला, चैलेंज द कंसेप्ट, लीड टू इनोवेशन, रिसॉल्व टू क्रिएटिविटी, इससे बाबा साहब बहुत प्रभावित थे। बाबा साहब बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रभावित होकर के जो बाबा साहब का ये जो कंसेप्ट है, जो आपको और हम लोग जो और खास करके जो बहुजन समाज के लोग हैं, इस कोटेशन को हर जगह देते रहते हैं कि बाबा साहब का जो सूत्र है ना, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो, ये जो तीनों जो शब्द हैं, ये ज्योतिबा राव फुले की जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन फिलॉसफी थी, उस एजुकेशन फिलॉसफी का जो निचोड़ है कि चैलेंज द कंसेप्ट, लीड टू इनोवेशन, रिसॉल्व टू क्रिएटिविटी, बाबा साहब ने भी उसको वहीं से एक्सेप्ट किया है कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो और संगठित बनो। इसका मतलब है शिक्षित बनो से बाबा साहब का जो तात्पर्य है कि बाबा साहब का तात्पर्य उसी एजुकेशन फिलॉसफी से कि सोचना सीखो और सोचना सिखाओ।
सोचना सीखो और सोचना सिखाओ, लर्न एंड टीच थिंकिंग, दैट इज द एजुकेशन। बाबा साहब का जो एजुकेशन कंसेप्ट है वो लर्न एंड टीच थिंकिंग, दैट इज एजुकेशन, एंड लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटी, दैट इज एजुटेट। ये जो है संघर्ष करो, यानी कि जीवन में संभावनाएं खोजो और संभावनाएं सिखाओ, संभावनाएं खोजो और संभावनाएं सिखाओ, लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटी, दैट इज द एजुटेट। और ऑर्गेनाइज मीन्स क्रिएटिविटी, सृजनता सीखो और सृजनता सिखाओ, लर्न एंड टीच क्रिएटिविटी, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। बाबा साहब के ये जो तीनों सेंटेंस है, जो तीनों सेंटेंस हैं, ये ज्योतिबा राव फुले की एजुकेशन फिलॉसफी के दर्शन में से ये बाबा साहब को प्राप्त हुआ, और ये उसी से उनका सीधा सीधा संपर्क है। और साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों महापुरुष हैं, संत रविदास जी, गुरु घासीदास जी और महात्मा ज्योतिबा राव फुले, इन तीनों महापुरुषों की शिक्षा प्रणाली से ओतप्रोत और प्रभावित बाबा साहब भी थे। लेकिन अगर आज के संदर्भ में अब इनको रेलेवेंट करके देखा जाए, अगर इनका हम रेलेवेंस देखते हैं, तो साथियों एक बहुत बड़ी क्रांति संभव है। क्योंकि आज जो है कंसेप्ट जो इनका ज्योतिबा राव फुले का जो निचोड़ वाला जो कंसेप्ट है, इसमें अगर पीबीएसपी अपना भविष्य देखती है और हम अगर उसमें अगर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो आज पीबीएसपी अपने आप को सारे ऑपरेशंस ग्रुप के मार्फत इन चुनौतियों को स्वीकार करने का काम कर रही है, उन चुनौतियों पर काम करने का काम कर रही है, उन पर आगे बढ़ने का काम धीरे धीरे कर रही है, ट्रेनिंग का काम कर रही है। और साथियों, लीड टू इनोवेशन, जो हम लोग इसमें अपनी संभावनाएं खोजने का काम कर रहे हैं, इस मूवमेंट को गति देने का काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। और हम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात भी है कि हम MKSOT के स्टूडेंट हैं और पीबीएसपी के बैनर तले आज इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज, रिसॉल्व टू क्रिएटिविटी, इस मूवमेंट को नई नई सृजनता के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि महानायक काशीराम साहब के इस स्कूल में ये बताया जाता, नथिंग इज परमानेंट, कोई चीज परमानेंट नहीं है, ये सब चीज बदलती है और सब चीज नए विचारों से, आपके विचारों से, हमारे विचारों से, हम सब के विचारों से नई नई चीजों को आविष्कृत किया जाता है और हम इसी आइडियोलॉजी पर अपना काम आगे करने का काम करते हैं। साथियों, मैं अपनी बात को यहाँ विराम करने से पूर्व इतना जरूर बता जाऊंगा कि ये बात मैं पहले भी कहना चाह रहा था कि बी एग्जिस्टिंग थिंकिंग इज एक्सीलेंट बट नॉट इनफ, आवर एग्जिस्टिंग थिंकिंग इज एक्सीलेंट बट नॉट इनफ, विदाउट थिंकिंग द फीलिंग इज टेनरी। We need to the thinking about what can be, आप समझ लीजिए, मैं अभी कह रहा था आपसे, but we need to be thinking about what can be, not just about what is। हम क्या कर सकते हैं वो हमारे लिए ज्यादा सोच विचार करने वाली बात है, बल्कि इसके कि आज हम क्या हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमको सोच विचार करके क्या कर सकते हैं वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमको कभी भूलनी नहीं चाहिए। आई विल नेवर फॉरगिव माई एजुकेशन सिस्टम फॉर नॉट टीचिंग मी हाउ टू थिंक। ये बात हमको कभी भूलनी नहीं चाहिए कि हमको कभी भी हमारी शिक्षा प्रणाली में, भारत की नेशनल एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी हमको सोचना नहीं सिखाया जाता। ये हमको कभी भी भूलना नहीं है। और क्योंकि टू एजुकेट पीपल इन थिंकिंग स्किल मीन्स वी आर डीलिंग with the most powerful force in the earth. To educate people in thinking skill means we are dealing with the most powerful force on the earth. ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सोच विचार करना सबसे बड़ी शक्ति इस पृथ्वी पर है, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है साथियों। क्योंकि जो हमें सोच विचार करना सिखाएंगे तभी हम उस चीज को बना करके तैयार कर पाएंगे साथियों। अब हम अपनी बात को यहाँ विराम करते हुए, समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा, अशोका का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। इस वाक्यांश के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम। आई विश एन ऑनर इन ग्रेटनेस इन यू। आप सभी को मैं
मैं मानता